जय हिंद साथियों, एक नए दिन के एक नए ज़बरदस्त और शानदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को आर के एग्ज़ाम की जो है ज़बरदस्त प्रिपरेशन करवाई जा रही है, उसी के क्रम में ये घटना चक्र की जो है करंट की जाई है, जिसमें लेटेस्ट समसामयिक घटनाओं को कवर किया गया है। साथ ही साथ इसमें स्टैटिक जीके को भी कवर किया है। तो इस बुक से जो है लगभग मान के चलिए आपके आगामी कोई भी एग्जाम हुए, खास करके आर में 30 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर इस बुक का हम पार्ट नंबर 1 अपलोड कर चुके हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में हमने बात किया था। अब यहाँ पर पार्ट नंबर 2 आपका जो है, इसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रम की बात करेंगे और इस वीडियो से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये वीडियो आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो आर हुआ, जो भी हुआ, लेकिन सबसे पहले हमारा टारगेट आर ही है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इसका जो है इस चैनल पे आर की पूरी कंप्लीट तैयारी करवाई गई है। हिंदी के अभी तक हम 11 वीडियो अपलोड कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट घटना चक्र का, तो जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ है सब कुछ हिंदी और जीएस का, आप उसे ज़रूर देखें। कम से कम समय में आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसका पीडीएफ यदि आपको चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल दिख रहा है, यहाँ पर आपको जो है इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। आप इसे ज्वाइन कर लें और इस सेशन की शुरुआत करेंगे एक हम शानदार कोड से, जो हमारा आज का कोड है कि ज़िंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए। अभी तक देखिए जो आपका जीवन चला गया है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तो अवशेष बनना ही है। तो पहले जो ज़िंदगी अब आपकी जो शेष बची है उसे विशेष बनाने के लिए आज जो है आपको कठिन परिश्रम करना होगा। आज की कठिन परिश्रम कल आपको दुनिया में चमकाएगी। अपने लक्ष्य को 10 गुना बड़ा करिए और उस 10 गुना लक्ष्य को पाने के लिए 50 गुना मेहनत करिए। तो आइए इसी जोश और खरोश के साथ अपने ज़िंदगी को विशेष बनाने के लिए एक शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसका जो है राष्ट्रीय परिदृश्य का जो है, यहाँ पर हमने बताया था कि इस बुक में लगभग जो है 800 प्लस जो है आपके क्वेश्चन हैं, और ये 800 प्लस का यदि आप सारा ऑप्शन भी कवर करेंगे तो ये आपका जो है लगभग जो है 4000 से 5000 क्वेश्चन हो जाएगा। और यह जो करंट अफेयर है 1 जून 2023 से लेकर 15 जनवरी 2024 तक कवर किया गया है। लगभग पिछले 7.5 महीनों का करंट अफेयर है, और मान के चलिए 95% जो है करंट अफेयर आपके यहीं से कवर होने वाले हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करेंगे। इसमें ऐसे तो बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन हम ऑलरेडी यहाँ पर अंडरलाइन भी मैंने कर दिया है। साथ ही साथ इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट जो ऐड करना है वो भी हमने ऐड किया है। तो देखिए शुरू करते हैं। 15 जनवरी 2015 को किसने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। अब इसके बारे में जो भी फैक्ट आपको पढ़ना है वहाँ पर हमने अंडरलाइन किया है। तो देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल यदि हम देखें तो ये जो पीएम जनमन का फुल फॉर्म है, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान फुल फॉर्म है। 1 लाख अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा, और यह जो है योजना जो है 15 नवंबर 2023 को इस योजना की शुरुआत की गई है, जो कि 15 जनवरी को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, जनजाति समूहों के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए। अब यहाँ पर ब्रैकेट में पीवीजीटी लिखा गया है। पीवीजीटी का फुल फॉर्म होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, मतलब कमज़ोर जनजाति समूहों के लिए पीवीजीटी का प्रयोग किया जाता है, और उसमें 24,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया है। 9 मंत्रालय और 11 महत्वपूर्ण क्षेत्र इसमें शामिल हैं। और ये पीवीजीटी जो घर हैं, ये कमज़ोर जनजाति समूह हैं, उनको जो है सारा सुविधा प्रदान करना है। इसमें वही डिटेल लिखा गया है। तो आप टेलीग्राम से पीडीएफ निकलवा के पढ़ेंगे तो आपके लिए और बेहतर होगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का जो है कथन पे विचार करना है इस रिपोर्ट के बारे में। 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किए हैं। बिल्कुल सही है। इस वर्ष सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार संयुक्त रूप से 2 लोग को मिला है। इंदौर मध्य प्रदेश के और गुजरात के सूरत को। वाराणसी और प्रयागराज, इनका नाम ध्यान रखिएगा,
इनको सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिला है, लेकिन सबसे स्वच्छ गंगा शहर का पुरस्कार, जो गंगा नदी के किनारे जो है बसे हुए हैं। तो यहाँ पर आपका सारा का सारा ऑप्शन सही है। इसके बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल जानकारी देते हैं। देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में और आपको क्या जानना है। यहाँ पर यह जो है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में दिया गया है। जो ये भारत मंडपम है, ये बहुत बड़ा एक तरह से बैठने का, मीटिंग करने का ये बनाया गया है, और ये दुनिया में जितने भी मीटिंग डेलीगेशंस आते हैं, प्रतिनिधि, यहीं पर मीटिंग किया जाता है। यह विश्व का जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिपोर्ट है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में फर्स्ट पे जो है 2 लोगों को यहाँ पर नाम दिया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश और सूरत को। तीसरे नंबर पर आपका नवी मुंबई है महाराष्ट्र का। तो केवल 3 नाम याद रखेंगे। 1 लाख से कम जनसंख्या की बात करेंगे तो सासवड़ एक नाम याद रखिए महाराष्ट्र का, और शीर्ष 3 राज्य में भी महाराष्ट्र टॉप पर है। तो खाली जो है शहर में जो है इंदौर और सूरत आगे हैं, लेकिन राज्य के मामले में महाराष्ट्र आपका टॉप पर है। 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश को आप विशेष ध्यान रखिएगा, 9वां स्थान मिला है। बिहार को आपको नहीं ध्यान रखना है। सबसे स्वच्छ शहर गंगा में शीर्ष 3 पुरस्कार, और तीनों यूपी के हैं। पहला वाराणसी, दूसरा प्रयागराज और तीसरा बिजनौर, जो कि यूपी में ही है। सबसे स्वच्छ छावनी एक याद रख लीजिए, महू कैंट। क्या होगा? महू कैंट। 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में यूपी के केवल एक शहर है नोएडा, जिसका स्थान 14वां है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या में, ध्यान दीजिएगा, नोएडा, ठीक है। और चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण अभियान जो मिशन है 2014 में प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया था, और इनका टारगेट था कि 100 मिलियन से अधिक, 100 मिलियन में कितना होता है भाई? 1 मिलियन में 10 लाख, 10 मिलियन में 1 करोड़, 100 मिलियन में 10 करोड़, 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण करके 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक स्वयं को खुले में शौच से मुक्त करना है। अब यहाँ पर इसके बाद इसमें देखिए 2024-25 तक ODF प्लस की दिशा में बढ़ते हुए तेलंगाना राज्य ने 100% ODF प्लस का लक्ष्य हासिल कर लिया है। तेलंगाना, अब तेलंगाना, ये ODF प्लस क्या है? ODF प्लस का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच से मुक्त। ये तेलंगाना राज्य 100% प्राप्त कर लिया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि 26 जनवरी को 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि, सभी को मालूम है ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, ठीक है। और ये भारत के 75वें गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि हैं। भारत फ्रांस, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान से सुनिए, भारत फ्रांस अपनी रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इसके साथ ये 6वें फ्रांसीसी नेता बन गए हैं जिन्हें भारत ने यह सम्मान दिया है, बुलाया है। और 9 जनवरी 2024 को गैब्रियल एटल जो है फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गैब्रियल एटल वो सबसे युवा प्रधानमंत्री फ्रांस के हैं, और साथ ही साथ इस पद पर पहुंचने वाले पहले खुले तौर पर समलैंगिक व्यक्ति हैं। तो इनकी इतनी क्वालिटी है, समलैंगिक भी हैं, युवा भी हैं। गैब्रियल एटल फ्रांस के प्रधानमंत्री हैं, तो विशेष इनको याद रखिएगा। कथन पे आपको विचार करना है। दिसंबर 2023 में भारत कौशल रिपोर्ट 2024 का अनावरण किया गया है, बिल्कुल सही है। भारत कौशल रिपोर्ट 2024 के अनुसार केरल काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बनकर उभरा है। दक्षिण भारत का प्रदेश है, ये भी बिल्कुल सही है। भारत में समग्र युवा रोजगार क्षमता में सुधार हुआ है, जो 51.25% तक पहुंच गया। मतलब युवा रोजगार जो हुआ है, क्षमता में सुधार हुआ है, जो कि 51.25%। अब यहाँ पर तीनों के तीनों आपके ऑप्शन सही हैं, ठीक है भाई। तो केरल जो है इस रिपोर्ट में सबसे पसंदीदा जो है शहर जो है बना है, और ये जारी किया गया है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ सहित। अब यहाँ पर मूल्यांकन एजेंसी वीबॉक्स के द्वारा। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप यहाँ पर केरल के कोच्चि और तिरुअनंतपुरम को ध्यान से यहाँ पर याद रखिएगा। देखिए, कभी भी करंट अफेयर पढ़िए तो आप नोट बनाइए, उसको पढ़िए, लिखिए, लेकिन उससे भी बेहतर होता है कि अपने सामने एक भारत और वर्ल्ड का मैप भी
रख के सामने बैठिए तो आपके लिए ये जो है रामबाण का काम करेगा। एक बार मैप में यदि आप देखेंगे ना उस करंट अफेयर को, तो आपको फिर वो जल्दी भूलेगा नहीं। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि हाल ही में 12वां दिव्य कला मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया है। ये जो है सूरत, गुजरात के सूरत में 12वां दिव्य कला मेला जो है आयोजित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं तो यह जो है 29 दिसंबर से 7 जनवरी के मध्य हुआ है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा किया गया है। यह जो दिव्य कला मेला है दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अनूठी पहल है। दिसंबर 2023 में 99वां विश्व संगीत समागम तानसेन सम्मान समारोह पूछा भी जाता है, मध्य प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश के द्वारा तानसेन पुरस्कार भी दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश का जिला याद रखिएगा, और ये जिला आपका है ग्वालियर। कौन सा जिला है? ग्वालियर। 22 से 28 दिसंबर हुआ है। संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन ने किया है, तो ग्वालियर आप याद रखिएगा। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण यहाँ पर है ये है, इसमें गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। 130 तबला वादकों ने सबसे बड़ा तबला समूह का खिताब हासिल करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। साथ ही एमपी सरकार द्वारा 25 दिसंबर को तबला दिवस घोषित किया गया है। ठीक है भाई, तो 25 दिसंबर को 130 लोग मिलकर तबला बना के गिनीज बुक में नाम दर्ज किए हैं। अब 25 दिसंबर तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस अवसर पे क्या हुआ है, कर्नाटक के पंडित गणपति भट्ट कर्नाटक के हैं, इनको प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान पुरस्कार दिया गया है। तानसेन के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें स्टैटिक जीके कि इनके बचपन का नाम रामतनु पांडे, वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एक महान ज्ञाता थे और अकबर के नौरत्नों में से एक थे। अगला है कि 29 दिसंबर 2023 को किसने देश भर में लकड़ी, बांस और अन्य वन्य उपज की निर्बाध आवाजाही हेतु नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम NTPS, वन नेशन वन पास का शुभारंभ किया है। मतलब अगर ये किसी गाड़ी के माध्यम से पूरे देश में जाना है तो आपके पास यदि ये पास है वन नेशन वन पास, तो आपको फिर कोई रोक नहीं सकता है लकड़ी, बांस और अन्य जो वन्य उपज हैं। तो ये जो है भूपेंद्र यादव ने इसका जो है शुभारंभ किया है। इसके बारे में थोड़ा देखिए। भूपेंद्र यादव जो है केंद्रीय पर्यावरण, चूँकि ये भाई पर्यावरण से संबंधित है, और जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्री हैं, और बाकी हमने उसमें आपको बता ही दिया। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा आप लोग अपने ब्राइटनेस को बढ़ा लेंगे, ठीक है, रिजोल्यूशन को, अभी स्पष्ट दिखने लगेगा। अगले प्रश्न है 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल को प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के मध्य 7 नवंबर 2023 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से अवगत कराया गया है। इस समझौते ज्ञापन के बाद प्रसार भारती द्वारा विभिन्न देशों के साथ हुए समझौते में विज्ञापन की संख्या, तो मलेशिया, प्रसार भारती और रेडियो टेलीविजन मलेशिया के मध्य जो है समझौता हो गया। अब इसके कुल समझौते विदेशों में जो है विभिन्न देशों के साथ 46 हो गए। कितने हो गए? 46। पहले 45 था, अब 46 हो गया। आगे देखिए, और इस समझौता का जो है लक्ष्य है कि प्रसारण, समाचारों के आदान प्रदान और ऑडियो विजुअल कार्यक्रमों के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना है। अगला प्रश्न है दिसंबर 2023 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ है? तो यह जो है कुरुक्षेत्र में हुआ है, जो कि हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव। अब इसमें हुआ क्या है देखिए, दिसंबर में हुआ है 7 से 24। कुरुक्षेत्र में महाभारत भी हुआ था, आपको मालूम है। इस महोत्सव का उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है, और यह जो है 8वां अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव था, और इसका थीम था वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता। आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, फिर से आपको इसको पढ़ना है इस लाइन को। केंद्रीय माल एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक इसमें हुआ है, दूसरा संशोधन हुआ है GST में। संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला सुनिए, यह विधेयक 20 दिसंबर 2023 को राज्यसभा द्वारा पारित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही है।
दूसरा है यह विधेयक जीएसटी सेवा आयकर अधिनियम 2017 में संशोधन है, तो सॉरी 2001 में संशोधन है, तो ये गलत है। 2001 में नहीं, 2017 में संशोधन है। इस विधेयक में अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष करने का प्रावधान है और न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित की गई है। तो बाकी दूसरा गलत है, 2017 का स्थान लिया है, ना कि 1 का। इसके बारे में थोड़ा सा और हम बात कर लें तो देख लीजिए, लोकसभा से पारित हुआ 19, राज्यसभा से 20 और ये 2017 को जो है संशोधित कर रहा है। और इसमें जो है सदस्यों की आयु 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने का, और क्वेश्चन में हमने बताया है कि इसके अध्यक्ष की आयु 67 से 70 और सदस्यों की आयु 65 से 67। ठीक है, आगे देखिए जीएसटी के बारे में थोड़ा सा बता दें। जीएसटी एक संवैधानिक निकाय है। 101वां संविधान संशोधन हुआ था, लेकिन बिल की बात करेंगे तो 122वां बिल आया था और 2016 में जो है इसको पास किया गया था। इसके बाद से 1 जुलाई 2017 से जीएसटी पूरे देश में लागू हुआ और अनुच्छेद 246(1) के अनुसार राज्यों के पास जीएसटी कर लगाने का अधिकार है। 18 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की नई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया? तो ये 19,150 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की उन्होंने आधारशिला रखा। अब यहाँ पर देख लीजिए, 10,900 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित दीनदयाल उपाध्याय नगर न्यू भाऊपुर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर 10,900 करोड़ रुपए दिया गया है। इसके बाद इसमें तमाम चीज़ें शामिल हैं। आपको और इम्पॉर्टेंट देखना है कि वाराणसी नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का जो है यहाँ से उद्घाटन किया गया है और बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित 10,000वें इंजन को जो है हरी झंडी दिखाई है। तो ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, तो इतना इसमें और चित्रकूट जिले में 800 मेगावाट के 100 पार्क की जो है 800 सौर पार्क की स्थापना हुई है और मिर्ज़ापुर में पेट्रोलियम तेल टर्मिनल के निर्माण की नींव रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आपके एग्जाम में आने वाला पॉइंट है, ये जो है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स द्वारा निर्मित 10,000वें इंजन को हरी झंडी दिखाई गई है। अगला प्रश्न है कि सूरत डायमंड बोर्स के संबंध में कथन पे बात करना है, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ देखिए, 17 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है, बिल्कुल सही है। यह गुजरात में है, ये भी बिल्कुल सही है। यह अंतर्राष्ट्रीय हीरे और आभूषण व्यवसाय के लिए विश्व का सबसे बड़ा और आधुनिक केंद्र है सूरत डायमंड, विशेष ध्यान रखिएगा। और चौथा इसलिए गलत है कि इसका निर्माण लार्सन टोब्रो ने नहीं, मार्फोजेनेसिस ने किया है। क्लियर? आगे देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा और हम आपको बता दें कि इस दिन प्रधानमंत्री ने इतना ही नहीं किया, इन्होंने सूरत हवाई अड्डे के नए टर्मिनल का लोकार्पण किया और इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिल गया। ठीक है, तो दो चीज़ विशेष ध्यान रखिएगा, अब सूरत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया है। ये देखिए, चुनाव हुआ है 5 राज्यों में, तो उसके बारे में भी प्रश्न हम देखते हुए चलेंगे। 15 दिसंबर 2023 को भाजपा नेता भजन लाल शर्मा, ठीक है, ये राजस्थान में क्या कर रहे हैं, भजन करेंगे, कराज आ गया है, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं, तो बिल्कुल सही है। राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, बिल्कुल गलत है, वहाँ के राज्यपाल राजस्थान के कलराज मिश्र हैं और जो बनवारी लाल पुरोहित हैं ये पंजाब के राज्यपाल हैं, तो वहाँ के जो है कलराज मिश्र ने इन्हें शपथ दिलाया है, इसीलिए केवल एक यहाँ पर सही होगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा और आपको क्या जानना है, आपको जानना है कि जो भजन लाल शर्मा हैं ये सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, पहला पॉइंट। इसके पहले यहाँ के जो सीएम थे अशोक गहलोत थे और भाजपा नेता प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी, ये 2 लोग मुख्यमंत्री बने हैं, उप मुख्यमंत्री बने हैं, ध्यान दीजिएगा। और 3 दिसंबर 2023 को निर्वाचन आयोग की तरफ से इस पे जो है मतदान हुआ है और यहाँ पर 200 सदस्यीय विधानसभा सीट है राजस्थान का, ध्यान रखिएगा 200 है।
जिसमें से 199 सीट पे मतदान हुआ है और 115 सीटें बीजेपी जीती है। तो आपको ध्यान क्या करना है, 200 सीट है, 115 बीजेपी जीती है और प्रेमचंद बैरवा दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बने हैं और ये जो भजन लाल शर्मा है ये सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 कमजोर और वंचित वर्गों के नामकरण को अन्य पिछड़ा वर्ग में परिवर्तित करने हेतु आरक्षण अधिनियम की किस धारा में संशोधन करता है? तो ये धारा नंबर 2 में संशोधन करता है। ठीक है, धारा नंबर 2 में। और यह जो अधिनियम है ये जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 को संशोधित करता है। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों को नौकरियों और व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का जो है लाभ मिलेगा। ठीक है, दिसंबर 2023 में 27वां विश्व निवेश सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, जिसको 27th वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस कहा जा रहा है। कहाँ पर हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ है। ये विभाग कौन करवाया है? ये देख लीजिए, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग जो है इसको करवाया है इन्वेस्ट इंडिया द्वारा। और इसका जो मुख्य विषय है वो है एम्पावरिंग इन्वेस्टर्स IPA पायोनियरिंग फ्यूचर ग्रोथ। यह सम्मेलन पहली बार भारत में हुआ है। जो WAIPA है यह एक WAIPA जो है यह एक जो है गैर सरकारी संगठन है और इसकी जो स्थापना है 1995 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और 100 से अधिक देशों का प्रतिनिधित्व करने वाली 120 से अधिक एजेंसियां इसका सदस्य हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला देखिए, दिसंबर 2023 में किसकी अध्यक्षता में संसद सुरक्षा उल्लंघन, ठीक है, संसद सुरक्षा का उल्लंघन हुआ था। कुछ बच्चे पहुंच गए थे अंदर, काफ़ी तबाही मचाए। घटना की जांच हेतु समिति गठित की गई है तो अनीस दयाल सिंह है। अनीस दयाल सिंह 13 दिसंबर को ये हुआ था और ये गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किया गया है और CRPF के महानिदेशक है। जो संसद की सुरक्षा है वो गृह मंत्रालय के द्वारा CICF को सौंप दी गई है। ये भी करंट अफेयर का है, विशेष ध्यान रखिएगा। आपको विचार करना है कि 13 दिसंबर 2023 को भाजपा के नेता विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया। बिल्कुल सही है। राज्यपाल विश्वभूषण, छत्तीसगढ़ के विश्वभूषण हरिचंदन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। दोनों का दोनों यहाँ पर सही है। आगे थोड़ा सा देखते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। अब जो विष्णुदेव साय हैं ये कुनकुरी विधानसभा सीट के सदस्य हैं। इसके पहले छत्तीसगढ़ के CM कांग्रेस के भूपेश बघेल थे। इसके साथ ही भाजपा नेता अरुण साव और विजय शर्मा ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अब देखिए, जहां भी चुनाव हो रहा है अब मैक्सिमम जगह आपको देखने को मिलेगा कि जहां भाजपा की खास करके सरकार बन रही है वहां 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर भाजपा नेता अरुण साव और विजय शर्मा उप मुख्यमंत्री बने हैं और यहाँ पर जो है कुल 90 विधानसभा सीट है जिसमें बीजेपी को 54 सीट प्राप्त हुआ है 90 में। ये ध्यान रखिएगा। कथन पे आपको विचार करना है तो आइए देखते हैं। 13 दिसंबर 2023 को बीजेपी के नेता डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है। दूसरा है राज्यपाल फागू सिंह चौहान। ये दूसरा गलत है। फागू सिंह चौहान जो है ये मध्य प्रदेश के नहीं मेघालय के राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल। कौन है? मंगू भाई पटेल। इनको शपथ दिलाए हैं। आगे हम बात करेंगे। अगला देख लीजिए, इसमें और क्या जानना है। ये जो है मोहन यादव जो है ये बीजेपी के नेता और उज्जैन दक्षिण से विधानसभा सदस्य हैं। ठीक है भाई। शिवराज सिंह चौहान इसके पहले वहाँ के मुख्यमंत्री थे और भाजपा नेता जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। भाजपा नेता जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। 230 विधानसभा सीट यहाँ पर है जिसमें बीजेपी ने
163 सीटें जीती हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि दिसंबर 2023 में संसद द्वारा पारित मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त सेवा शर्तें और पदावधि अधिनियम 2023 का स्थान किसका लिया है? तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तें और कार्य संचालन अधिनियम 1991 का जो है ये स्थान लिया है। तो इसे आप जो है विशेष ध्यान देंगे। आगे बात करेंगे तो देख लीजिए, अब यहाँ पर राज्यसभा द्वारा पारित 12 दिसंबर, लोकसभा द्वारा 21 दिसंबर, राष्ट्रपति 29 दिसंबर को मंजूरी मिली है। और इसमें अब प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान है इस अधिनियम के अनुसार कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचक आयुक्तों की नियुक्ति वेतन और पद से हटाए जाने से संबंधित ये प्रावधान है। इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति चयन सिफारिश की समिति के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक मंत्री, लोकसभा प्रतिपक्ष नेता या सबसे बड़े दल के नेता होंगे। तो इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति वेतन और पद से हटाए जाने संबंधी पूरा प्रावधान है मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्त अधिनियम, ठीक है, 2023। स्थान किसका लिया है? विशेष ध्यान रखिएगा, 1991 का स्थान लिया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, हम कथन पढ़ेंगे। 11 दिसंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का शुभारंभ किया गया है। बिल्कुल सही है। विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़ पहल का उद्देश्य आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। तो यहाँ पर भारत सरकार का भी है कि 1947 में हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। जब हमारे देश के स्वतंत्र होने के 100 वर्ष पूरे होंगे, जो कि 2047 में होंगे, उस समय तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाया जाए। अगला प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, तो दोनों का दोनों सही हो गया, बाकी उसमें और कुछ नहीं पढ़ना है। अगला देखिए प्रश्न यहाँ पर, इसमें बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले में आयोजित पहले भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले IAADB 2023 का उद्घाटन किया गया है। बिल्कुल सही है। भारतीय कला, वास्तुकला और डिजाइन बिनाले दिल्ली में सांस्कृतिक क्षेत्र के परिचय के रूप में ये कार्य करेगा। तो यहाँ पर दोनों का दोनों सही है, इससे अधिक आपको इसमें नहीं पढ़ना है। 7 दिसंबर 2023 को तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। तो आइए थोड़ा सा और हम इसके बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। देखिए, अगर हम रेवंत रेड्डी के बारे में बात करें तो कांग्रेस के नेता हैं। तेलंगाना के जो राज्यपाल हैं तमिलिसाई सुंदरराजे इन्हें शपथ दिलाए हैं और यह तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं। आप सभी को मालूम विदित होना चाहिए कि तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ था। तब से वहां के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव थे और ये दोबारा जो है मुख्यमंत्री बने हैं, जिनका नाम है रेवंत रेड्डी जो है। और उप मुख्यमंत्री पद की जो है शपथ ये जो है मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने ली है। इससे रिलेटेड थोड़ा सा स्टैटिक जीके भी जान लीजिए कि तेलंगाना में जो विधानसभा की सीट है वो 119 है, जिसमें कांग्रेस को सबसे अधिक 64 सीटें प्राप्त हुई हैं। बाकी इससे अधिक आपको कुछ नहीं जानना है। अगला है 15 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्वारा मंजूर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम 2023 में मौजूदा विधानसभा की सीटों को बढ़ाकर कितना किए जाने का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर 90 किए जाने का प्रावधान किया गया है। और ये जो संशोधन इसमें किया गया है, ये जम्मू कश्मीर और पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन किया है। तो ये जो है अब सीट 90 हो गई है। अब इस सीट के बारे में ध्यान से सुनिए। पहले 83 था 2019 में जब ये आया था अधिनियम, अब हो गया 90। 7 सीटें आपकी बढ़ी हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए 7 सीटें और जनजाति के लिए 9 सीटें रिजर्व हैं। जम्मू क्षेत्र के 2 क्षेत्र है, एक कश्मीर और एक जम्मू। जम्मू क्षेत्र के लिए 37 से बढ़ाकर 43 किया गया है, मतलब जम्मू क्षेत्र में 6 सीट बढ़ाया गया है, जबकि कश्मीर में जो है 46 से 47 केवल 1 सीट बढ़ाया है। आप सभी को मालूम है कि जब से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का दर्जा
जो है दिया गया, तो उसमें लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में आपके इलेक्शन होंगे जबकि लद्दाख में कोई इलेक्शन नहीं होगा। चलिए अब हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दिसंबर 2023 में जारी आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग से संबंधित बातों पर विचार करना है। इस रैंकिंग को नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है, बिल्कुल सही है। नीति आयोग जो है 1 जनवरी 2015 से इसका गठन हुआ है और नीति आयोग जो है नए नए प्रयोग भी कर रहा है। रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये जो है बिल्कुल गलत है। इसको शीर्ष स्थान नहीं, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर केवल एक सही है, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी आपको दे दें। देखिए, जो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है नीति आयोग के द्वारा, 329 आकांक्षी जिला और 500 ब्लॉक को जो है इसमें भागीदारी हुई है। इस रैंकिंग में तेलंगाना के कुमुरम भीम आसिफाबाद के तिरयानी ब्लॉक को पहला स्थान और यूपी के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान दिया गया है। तो 2 नाम आप याद रखेंगे और यूपी का तो खास करके याद रखेंगे, पहला तेलंगाना का तिरयानी और यूपी का कौशाम्बी। ब्लॉकों को भौगोलिक दृष्टि से 6 जोनों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक जोन से 2-2 ब्लॉक को जो है रैंकिंग दी गई है। तो यहाँ पर दी गई है, इससे अधिक आपको नहीं पढ़ना है, खाली आपको जो है 2 ही आपका नाम जानना है। पहला जो है तिरयानी ब्लॉक जो कि तेलंगाना का है और दूसरा जो है उत्तर प्रदेश का जो है कौशाम्बी ब्लॉक हो जाएगा। आगे बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। तो देखिए, 6 दिसंबर 2023 को गुजरात के गरबा नृत्य गुजरात में होता है, स्ट्रेटेजी के ध्यान रखिएगा, यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। यह उस सूची में शामिल होने वाला क्रम की स्थिति से कौन सा भारत की जो है धरोहर है? तो यह भारत का जो है 15वां धरोहर है, गुजरात का गरबा नृत्य। इसके बारे में थोड़ी सी और हम बातें करेंगे, तो देख लीजिए, ये गुजरात का है। अब इसको शामिल जो किया गया है ये कसाने बोत्सवाना में आयोजित 18वें सत्र के दौरान जो है इसको आयोजित किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे तो एक और इम्पॉर्टेंट है कि 2021 में इससे पहले कोलकाता की दुर्गा पूजा को जो है इस सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित कथन पे आपको जो है यहाँ पर विचार करना है। तो कथन पे यदि विचार करेंगे तो दिया गया है 1 से 5 दिसंबर 2023 के मध्य 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2023 तिरुवनंतपुरम केरल में आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महोत्सव का उद्घाटन किया है, ये गलत है। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया है, तो केवल एक सही है। इसके बारे में हम और बातें करें तो इसका जो थीम था वो था इमर्जिंग चैलेंजेज इन हेल्थ केयर्स रिसर्जेंट आयुर्वेद। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। अगला फिर से आपको कथन जो है कथन पे ही विचार करना है। तो आइए कथन पे विचार करते हैं। ठीक है, 4 से 8 दिसंबर 2023 को मध्य भारतीय सेना द्वारा नई दिल्ली के मानेकशा सेंटर में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान की महिला अधिकारियों के लिए एक टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। यह अभ्यास लैंगिक समावेशिता को प्रोत्साहन देने और शांति अभियानों में महिला सैन्यकर्मियों की क्षमताओं में वृद्धि करने हेतु भारतीय सेना की एक पहल है। तो यहाँ पर ये जो है दोनों का दोनों सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी नहीं देना है, दोनों का दोनों सही है, उतना ही एनफ आपके लिए। अगला देखिए, दिसंबर 2023 को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की जो रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई है, बिल्कुल सही है। NCRB रिपोर्ट के अनुसार यूपी वर्ष 2022 में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के मामले दर्ज में शीर्ष स्थान पर है, ये भी सही है। और NCRB की रिपोर्ट के अनुसार कोलकाता सार्वजनिक सुरक्षित शहरों की सूची में प्रथम स्थान पर है, ये भी है। तो सुरक्षा सबसे बढ़िया कोलकाता और सबसे जो है महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ है वो हुआ है यूपी में। तो तीनों सही हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर इस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा और हम आपको बता दें। देखिए,
2022 में यूपी में बलात्कार गैंगरेप के साथ 62 पंजीकृत मामलों के साथ सूची में टॉप पे है यूपी। 2022 में 2138 मामलों में दहेज के संदर्भ में यूपी इसमें भी टॉप पर है और 2000 मामलों में एससी एसटी के खिलाफ अपराध 15,368 मामलों के साथ यूपी टॉप पर है। तो ध्यान दीजिएगा, एनसीआरबी की रिपोर्ट में यूपी जो है बलात्कार गैंगरेप, दहेज और एससी एसटी इन सब में टॉप पे है। एनसीआरबी का फुल फॉर्म नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। इसके बाद आईपीसी अपराध के अंतर्गत चार्ज शीट, मतलब सबसे अधिक जो चार्ज शीट की जो दर है वो केरल में सबसे अधिक 96% जो है चार्ज शीट दायर की गई है, मतलब एफआईआर दर्ज किया गया है। दिसंबर 2023 में किसने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की है? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। और ये कहाँ किया गया है? ये जो है ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत 1 दिसंबर 2023 को जो COP28 का जो मीटिंग हुआ है यूएई के दुबई में 30 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच, यहीं पर जो है इसका पहल किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है ये बंजर भूमि पर पौधारोपण किया जाएगा। इस कार्य का जिम्मा कोई व्यक्ति, समुदाय या निजी संगठन जो है संभाल सकता है। नवंबर 2023 में इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर VR ललिथम्बिका को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो फ्रांस के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान से नरेंद्र मोदी को भी सम्मानित किया गया है, ठीक है। यह सम्मान पाने वाले इसरो के ये जो है दूसरे वैज्ञानिक हैं और इससे पूर्व सम्मान AS किरण कुमार 2019 में इनको दिया गया था। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी और वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं S सोमनाथ और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। 30 नवंबर 2023 को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये एम्स देवघर में किए हैं, 10,000वां, ठीक है। और अगला जो इनका टारगेट है, अब 10,000 से जो जन औषधि केंद्र है इसका टारगेट अब 25,000 सेट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये देवघर एम्स में इसका जो है उद्घाटन किए हैं और महिला प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन का केंद्र था, शुभारंभ किया, ठीक है। आगे बात करेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर है, फिर से आपको बात करना है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के संबंध में आपको बात करना है। अभी इसके बारे में हमने जो है शुरू में ही बात किया है, तो देख लीजिए। इसमें दिया है कि यह जो है अभियान 29 नवंबर 2023 को, कौन सा तथ्य सही नहीं ये बताना है, 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है, सही है। इस अभियान हेतु मंजूर की गई कुल व्यय जो राशि है वो 24,104 करोड़ है, ये भी सही है। इस अभियान के अंतर्गत 9 संबंधित मामलों के माध्यम से 11 अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, ये भी सही है। और कुल मंजूर की गई परिव्यय राशि में जो पैसा लगेगा वो 12,436 करोड़ नहीं होगा, ये जो पैसा है ये देख लीजिए 24,104 करोड़ हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद बात करेंगे तो ये जो है इसके बारे में डिटेल हमने पीछे आपको बता ही दिया है कि इसको लॉन्च किया गया है। आपका देख लीजिए 1 लाख लोग जो है इससे जो है लाभ पाएंगे, अगले 3 वर्ष के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा और विशेष रूप से जो है ये कमज़ोर जनजाति समूहों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है केंद्रांश देख लीजिए, ये केंद्रांश जिसमें केंद्र का जो अंश है इसमें 15,336 करोड़ रुपए है और यहाँ ऑप्शन में 12,436 दिया, तो ये 15 हो जाएगा, ठीक है। बाकी वही सारी चीज़ें हैं, पीछे हमने चर्चा किया है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि 28 नवंबर, ठीक है, 28 नवंबर 2023 के 20 से 28 नवंबर 2023 के मध्य 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023, ध्यान दीजिएगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है? गोवा के पणजी में हुआ है, ये पहली बार हुआ है गोवा के पणजी में। पहला दिया गया कि फारसी फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिक कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। एंडलेस बॉर्डर को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक अवार्ड दिया गया है और इसमें रॉकेट बॉयज सीजन 2 मतलब पंचायत सीजन 2 ने पहला सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का पुरस्कार जीता है।
तो ये गलत है दूसरा वाला आपका। ये रॉकेट बायस जो है सीजन 2 ने नहीं, पंचायत सीजन 2, ठीक है, ये अमेजन का है, सीरीज है OTT, तो इसको मिला है पंचायत सीजन 2 को। तो यहाँ पर आपका जो है कौन सा सही है, केवल एक आपका जो है यहाँ पर सही है। तो चलिए इसके थोड़ा सा और इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए एक सेकेंड, हाँ इसके बारे में थोड़ा सा और हम आपको डिटेल बताएंगे। एक सेकेंड, हाँ ये रहा, ये राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम NFDC और एंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के द्वारा इसको किया गया है। और ये भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। महोत्सव की ओपनिंग फिल्म कैचिंग डस्ट और महोत्सव की समापन फिल्म जो है फीदरवेट है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन जो मिला है, एंडलेस बॉर्डर को मिला है गोल्डन पीकॉक अवार्ड, अब्बास अमीनी की ये फारसी फिल्म है। इसके बाद सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज OTT का जो है अमेजन की सीरीज है पंचायत सीजन 2 को मिला है। एक और पॉइंट इसमें याद रखिएगा कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को मिला है, ठीक है। बाकी उसके बाद सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ये एंडलेस बॉर्डर के लिए ही मिला है, ठीक है। और अभिनेत्री फ्रांसीसी अभिनेत्री हैं, इनको फिल्म पार्टी ऑफ फूल्स के लिए दिया गया है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करेंगे, एक सेकेंड, निम्न कथन पे आपको विचार करना है। अगला तो देखिए यहाँ पर जो है प्रश्न आपका दिया गया है कि 14 से 27 नवंबर 2023 के मध्य 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो ये जो है आपका बिल्कुल सही है। दूसरा, इस वर्ष इस मेले की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम यूनाइटेड बाय ट्रेड, ये भी सही है। और महाराष्ट्र और तेलंगाना इस मेले के सहयोगी राज्य थे, बिल्कुल गलत है। बिहार और केरल जो है इस मेले के सहयोगी राज्य हैं, तो केवल पहला दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देख लीजिए व्यापार मेला यहाँ पर दिया गया है, भारत व्यापार संवर्धन संगठन के द्वारा इसको किया गया है। और इसमें जो फोकस राज्य थे दिल्ली, जम्मू कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये फोकस राज्य थे। और राज्यों और केंद्र शासित वर्ग में ओडिशा ने जो है स्वर्ण पदक जीता है, ये ध्यान दीजिएगा। आगे बात करेंगे, अगला हम लोग पढ़ेंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम जब बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है कि भारत नार्डिक बाल्टिक व्यापार संगोष्ठी 2023 से संबंधित कथन पे विचार करना है। यह संगोष्ठी 22 से 23 नवंबर 2023 के मध्य नई दिल्ली में हुई। इसका यह दूसरा संस्करण था और इसमें कुल 8 देश हैं। तो यहाँ पर सारे के सारे आपके सही हैं। इसके बारे में थोड़ा सा हम और बता दें कि यह जो संगोष्ठी है इसका जो है किसने आयोजन किया, CII भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर जो है भारत और नार्डिक बाल्टिक एक्ट जो दिया गया है, देशों के बीच जो है सहयोग को प्रोत्साहन करना है। और 2020 में पहला इसका संगोष्ठी आयोजित किया गया था। अब देखिए नार्डिक बाल्टिक देश क्या हैं, इसमें कुल 8 देश हैं। यह एक क्षेत्रीय सहयोग प्रारूप है जिसमें 5 नार्डिक देश हैं और 3 बाल्टिक देश हैं। तो 3 जो बाल्टिक देश हैं ये बल्टी के लाल हैं। L से जो है लिथुआनिया, L से जो है लातविया और A से एस्टोनिया। और 5 नार्डिक देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड। अगला देखिए, वैश्विक मासिकी सम्मेलन भारत 2023 से संबंधित कथन पे विचार करना है। पहला दिया है कि 21 से 22 नवंबर 2023 के मध्य यह सम्मेलन इंदौर में नहीं हुआ है, ये पहला आपका गलत है, अहमदाबाद में आयोजन हुआ है। और सम्मेलन का जो विषय था वो था मत्स्य पालन और जलीय कृषि धन का उत्सव मनाएं, ठीक है। तो ये अहमदाबाद में हुआ है। तो यहाँ पर केवल कौन सा कथन सही है, केवल 2 सही है। इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। अहमदाबाद को गुजरात साइंस सिटी कहा जाता है, यहाँ पर हुआ है। और ये जो है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा किया गया है।
स्टैटिक जीबीपी देखिए आपका जो है पूरे दुनिया में भारत मछली उत्पादन का 8% हिस्सेदारी है जो उत्पादन करता है, और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश मछली का भारत है। पहले पे चीन और इंडोनेशिया दूसरे स्थान पे पहले पे बने हुए हैं। भारत सबसे बड़ा झींगा उत्पादक और चौथा सबसे बड़ा समुद्री खाद्य निर्यातक देश भी है। तो भारत झींगा उत्पादन पे टॉप पे बना हुआ है। नवंबर 2023 में एशिया और प्रशांत के लिए WOAH क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो यह जो है नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, देख लीजिए, ये जो है नई दिल्ली में हुआ है विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का 33वां सम्मेलन। इसमें जो है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार बालियन ने इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की है। ठीक है, आगे देखिए। WOAH के बारे में बताएं तो यह पशु स्वास्थ्य से संबंधित एक अंतर सरकारी संगठन है। स्थापना 2024 में हुआ था। मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में है। अगला ध्यान से सुनिए। 10 नवंबर 2023 को 5वां भारत अमेरिका 10 नवंबर को 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुआ है। ये गलत है, वाशिंगटन डीसी में नहीं हुआ है, यह नई दिल्ली में हुआ है। 2+2 में इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों लोग रहते हैं। तो देख लीजिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। तो यहाँ पर आपका केवल 2 सही है, पहला आपका गलत था। अब इसमें देखिए थोड़ा सा और जान लीजिए, भारत की तरफ से तो आप जान लिए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन हैं और रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन इसमें भाग लिए थे। ठीक है, तो विदेश मंत्री और रक्षा सचिव भाग लेते हैं। सॉरी, अगला यहाँ पर फिर से आपको कथन पे विचार करना है। हाँ, उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 2023 के संबंध में 9 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन हेतु उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023 को विधानमंडल से पारित किए जाने संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। प्रस्ताव विधेयक में प्राधिकरण के सक्षमता पूर्वक एवं निर्बाध संचालन हेतु उनकी शक्तियां एवं कार्य निधि का गठन, पर संपत्तियों एवं देनदारियों का स्थानांतरण, शुल्कों। ठीक है, आगे चलते हैं। फिलहाल ये दोनों का दोनों स्टेटमेंट आपका सही है। शुल्कों, प्रभारों का उद्ग्रहण और संग्रहण एवं बजट आदि उपबंधों का समुचित प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर आपके दोनों के दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक 2023, इससे अधिक आपको नहीं जानना है, यूपी सरकार ने दिया है। एक चीज़ और आपको जानना है कि यह जो प्राधिकरण है इसके मुख्य कार्यकारी होंगे परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश। 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा द्वारा पारित बिहार पदों एवं सेवाओं में रिक्तियों में आरक्षण, जिसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग संशोधन विधेयक में इन जातियों के लिए आरक्षण सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो ये आरक्षण सीमा अब 65% हो गया। कितना हो गया? 65% हो गया है आरक्षण सीमा। अब देखिए 65% में कौन कौन आ रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर 65% में आपका जो है, इसमें देखिए, हाँ, राज्य सरकार की सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग, पहले इसकी सीमा 50 थी, अब बढ़ाकर 65 कर दी गई है। और इसके बाद आपका 10% जो सीमा है वो पहले से आर्थिक रूप से EWS वाला है। तो आपका 50 से 65 हो गया, 65 और 10 कितना हो गया? 65 हो गया, 50 से और 10 हो गया 75। ठीक है, तो इस प्रकार सरकारी नौकरियों में अब कुल आरक्षण जो है 75 हो गया। बाकी जो प्रश्न में बात किया है जाति का, तो इसमें जो है अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति, इनके लिए 65% कर दिया गया है सरकारी नौकरी में। आगे देखिए, 8 नवंबर 2023 को लालजू होमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किए हैं? तो ये मिजोरम के बने हैं। इनकी पार्टी का नाम है जोरम पीपुल्स मूवमेंट, जिसको JPM कहते हैं। ये पहले पूर्व IPS रह चुके हैं। ठीक है, 8 नवंबर को बने हैं।
वहाँ के राज्यपाल मिजोरम के हैं राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति हैं, और पहले वहाँ के सीएम जो है जोरामथंगा थे, अब लालदूहोमा हो गए हैं। अगर यहाँ की बात थोड़ी सी और हम बात करें तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर देखिए इनकी पार्टी को लालदूहोमा के 40 विधानसभा यहाँ पर सीट है, जिसमें 27 सीट प्राप्त हुआ है, और पार्टी का नाम है अच्छा ये तो दूसरी पार्टी हो गई, सॉरी, जेपीएम इनकी पार्टी है, जोरम पीपुल्स पार्टी। बस इतना जानना है कि 40 में 27 सीट इनको प्राप्त हुआ है। अगला कथन पे विचार करना है। 8 नवंबर 2023 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विदेशी विद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए, विदेशी जो विद्यालय है वो भारत में कैंपस स्थापित करेंगे का जो है दिशा निर्देश दिया है। बिल्कुल सही है। और इसके अनुसार विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने के लिए वैश्विक रैंकिंग में सिर्फ 500 में शामिल होना आवश्यक है। ठीक है, वही कैंपस लगाएगा जो दुनिया के टॉप 500 में जो है शामिल है विश्वविद्यालय। ठीक है, तो दोनों का दोनों यहाँ पर सही है। ठीक है, और इसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आगे देखिए, इससे रिलेटेड थोड़ा सा स्टैटिक जीके आपको पढ़ना है कि यूजीसी को औपचारिक रूप से 1956 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से भारत सरकार के एक वैज्ञानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। वर्तमान में यूजीसी के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। 1956 यूजीसी स्थापना और अध्यक्ष एम जगदीश कुमार। आगे देखिए, 1 नवंबर 2023 को भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात के मध्य मौजूदा किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने हेतु सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ है? तो ये शिक्षा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शिक्षा। भारत यूएई के मध्य शिक्षा। हस्ताक्षर कौन किया है? तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और यूएई के शिक्षा मंत्री डॉक्टर अहमद अल फलासी ने। भारत के शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान हैं। नवंबर 2023 में 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता 2023 कहाँ आयोजित की गई है? तो यह जो है नई दिल्ली में हुई है। 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ठीक है, इसमें देख लीजिए, रक्षा सचिव जो है गिरिधर अरमाने और सिंगापुर के स्थायी सचिव चान हेंग ने की थी। और इसमें जो है द्विपक्षीय युद्धाभ्यास, साइबर सुरक्षा जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। भारत सिंगापुर के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में। महिला बाइक अभियान, ध्यान से सुनिए, महिला बाइक अभियान यशस्विनी के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला, इस अभियान का समापन 31 अक्टूबर 2023 को एकता केवड़िया गुजरात नगर में हुआ। बिल्कुल सही है। यह अभियान सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की महिला बाइकर्स द्वारा आयोजित किया गया है। यशस्विनी, ये भी सही है। इस अभियान में रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने सहयोग प्रदान किया है। ये गलत है। इस अभियान में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सहयोग दिया है, तो ये तीसरा गलत है। बाकी इस अभियान की शुरुआत 3 टीमों द्वारा की गई है, जिनमें से प्रत्येक टीम में 25 रॉयल एनफील्ड 350 सीसी मोटर बाइक और 50 बाइकर शामिल हैं। तो ये जो है सीआरपीएफ के द्वारा आयोजन किया गया है गुजरात से, यशस्विनी। तो यहाँ पर आपका सी जो है गलत हो जाएगा। और इस अभियान में जो है कुल जो है सीआरपीएफ के 150 महिला बाइकर समूह ने भाग लिया है। अभियान के तहत तय की गई दूरी 10,000 किलोमीटर से अधिक होगी। अगला देखिए, भारत में सड़क दुर्घटना 2022 की वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में आपको इस कथन पे विचार करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए। हाँ देखिए, पहला यहाँ पर दिया गया है कि अक्टूबर 2023 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 की वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। तो ये सही है, सड़क परिवहन मंत्रालय ही करेगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। राज्यों में तमिलनाडु ने वर्ष 2022 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर सबसे अधिक सड़क दुर्घटनाएं रही हैं। तो ये भी सही है। ठीक है, सबसे अधिक सड़क दुर्घटना जो है तमिलनाडु में देखने को मिली है, एकदम साउथ में। और राज्यों में सड़क हादसों में जान गंवाने वालों की सबसे अधिक संख्या यूपी में है। देखिए भाई, सबसे अधिक जान यूपी में गई है। ये चिंताजनक विषय, सारा का सारा सही है। यहाँ पर 31 अक्टूबर को प्रकाशित किया गया है, और बाकी इसका सारा डिटेल हमने ऑप्शन में ही पढ़ दिया, वही फिर से दिया गया है। ठीक है, चलिए
31 अक्टूबर 2023 को किन दो भारतीय शहरों को यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क यूसीसीएन में शामिल किया गया है? जो है यहाँ सही आंसर आपका बी होगा, ग्वालियर और कोझिकोड। किसको किसको किया गया है? ग्वालियर और कोझिकोड को। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जानकारी देंगे। देखिए, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल नए शहर। तो देखिए 31 अक्टूबर को जो है विश्व शहर दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर इसी दिन घोषणा हुई है। यूनेस्को के महानिदेशक आंड्रे अजोले हैं। इसमें कुल जो है 55 जो है नए सृजनात्मक शहर शामिल किए गए हैं, जिसमें भारत के 2 शहर हैं, ग्वालियर जो कि संगीत के लिए जाना जाता है, मध्य प्रदेश में है, और कोझिकोड जो है केरल में है। ये साहित्य के लिए इसको सम्मिलित किया गया है। क्लियर? आगे देखिए, इससे रिलेटेड स्टैटिक जीके। जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1954 और इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। अगला देखिए, भारतीय थल सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल किस राज्य में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में स्थापित की गई है? तो सही आंसर भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ये जो है 25 अक्टूबर 2023 को वर्चुअल माध्यम से इसके उद्घाटनकर्ता जो है थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने किया है, और हिमाचल प्रदेश में स्थित बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में इसका स्थापना होगा, और उद्देश्य जो है सैन्य प्रशिक्षण विधियों में क्रांति लाना है। तो भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल जो है, वर्टिकल विंड टनल, ठीक है, ये इस स्कूल में हिमाचल प्रदेश में स्थापित की गई है। देखिए, अगर हम बात करें तो वर्तमान में जनरल अनिल चौहान जो है चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ हैं, जिसको सीडीएस कहा जाता है। भारत में सीडीएस का पद 1 जनवरी 2020 से जो है बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे। इनके निधन के बाद सितंबर अक्टूबर 2022 में भारत के दूसरे सीडीएस बने थे जनरल अनिल चौहान, जो कि वर्तमान में बने हुए हैं। 24 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहां इफ्को के नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण किया है? तो ये कलोल में। कहां पर भाई? कलोल में। कलोल कहाँ है? कलोल जो है आपका ये गुजरात के गांधीनगर जिले के कलोल में स्थित है। अमित शाह ने उद्घाटन किया है। कलोल इकाई जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी आधारित है। क्लियर? और देखिए 28 मई 2022 को पीएम मोदी ने इफ्को के कलोल इकाई के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का जो है लोकार्पण किया था। ठीक है, विश्व का पहला नैनो यूरिया कलोल, ध्यान दीजिएगा, गुजरात। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पर दिया गया है, हाँ, रेफरेंस फ्यूल्स के संबंध में निम्न कथन पे आपको यहाँ पर विचार करना है। 1 मिनट। हाँ, तो देखिए यहाँ पर 26 अक्टूबर 2023 को इंडियन ऑयल की पारादीप और पानीपत रिफाइनरियों द्वारा उत्पादित भारत का पहला रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया गया है। बिल्कुल सही है। रेफरेंस फ्यूल गैसोलीन, पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में उपलब्ध होगा, ये भी सही है। रेफरेंस गैसोलीन ईंधन का उत्पादन पारादीप रिफाइनरी में होगा, ये भी सही है। और रेफरेंस डीजल ईंधन का उत्पादन पानीपत रिफाइनरी में होगा, ये भी सही है। तो इसमें हमने आपको डिटेल सारा कुछ बता दिया है। ठीक है, और जो रेफरेंस फ्यूल है, इस ईंधन का जो उपयोग होगा वो गाड़ियों की टेस्टिंग, इंजन कैलिब्रेशन और सर्टिफिकेशन में होगा। ठीक है भाई। आईओसी जो है इसकी स्थापना 1959 में हुई थी। वर्तमान में अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद्य। 19 अक्टूबर 2023 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स को डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित किया। यह संस्थान कब स्थापित किया गया था? तो 1878 में स्थापित किया गया था। आइए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखते हैं। डी नोवो डीम्ड यूनिवर्सिटी जो है ये जो घोषित किया गया है, ये केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। डी नोवो श्रेणी प्रदान की जाती है ज्ञान के अनूठे और उभरते क्षेत्र में शिक्षण और अनुसंधान में नवाचारों को समर्पित संस्थानों को। यह संस्थान 1878 में शुरू किया गया था और मुंबई के महाराष्ट्र में स्थित है।
इस संस्थान का नाम रखा गया था सर जमशेद जीजी भाई के नाम पर। ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद एनसीईआरटी को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित किया है। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में हुई थी। अक्टूबर 2023 में जारी फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 के संबंध में कौन सा विकल्प जो है तथ्य जो है सही नहीं है, तो देख लीजिए। इसके बारे में अगर हम देखेंगे तो पहला दिया है फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023। इस वर्ष रिपोर्ट श्रमिक अलगाव विषय पर आधारित था, बिल्कुल सही है। इस वर्ष फेयर वर्क परियोजना में भारत के 12 प्लेटफॉर्मों का मूल्यांकन किया, ये भी सही है। और इस रेटिंग्स में बिग बास्केट 10 में से 6 अंक प्राप्त कर शीर्ष पर रहा, ये भी सही है। और रेटिंग्स में डुंजो और उबर ने 10 में से 0 अंक प्राप्त किया, गलत है, 1 अंक प्राप्त किया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है, इससे अधिक आपको नहीं जानना है इसके बारे में। चलिए आगे बात करेंगे। अगला दिया गया है, फिर से आपको इस कथन पे विचार करना है, तो देख लीजिए। 3 से 5 नवंबर 2023 के मध्य दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया, नहीं, इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। दूसरा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023। ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पर केवल 1 होगा। ये देखिए इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य है कि दुनिया की खाद्य टोकरी, भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाना। यह कार्यक्रम सरकारी निकायों, उद्योगों के पेशेवरों, किसानों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को चर्चा में शामिल होने, साझेदारी स्थापित करने और कृषि खाद्य क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए एक नेटवर्किंग और व्यापारिक मंच प्रदान करता है। इस आयोजन का जो भागीदार देश था वो नीदरलैंड था। फोकस देश जापान। विषय था समृद्धि के लिए प्रसंस्करण और शुभंकर मिल एंड था। ठीक है। आगे बात करते हैं। नवंबर 2023 में जारी एडलग्यू हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट किसे दानदाताओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसमें एचसीएल के शिव नाडर को पहला स्थान दिया गया है। किसको दिया गया है? एचसीएल के शिव नाडर को। इस सूची में देश के 119 दानदाता को शामिल किया गया है। एचसीएल के संस्थापक शिव नाडर को टॉप पे रखा गया है। 2022-23 में शिव नाडर ने 2042 करोड़ रुपए दान किए। दूसरे नंबर पे विप्रो के अजीज प्रेमजी 1774 करोड़ रुपए दान दिए। तीसरे नंबर पे इसमें आए हैं मुकेश अंबानी 376 करोड़। और चौथे नंबर पे जो है जेरोधा, ये जो है किसके हैं? जेरोधा के सह संस्थापक नितिन कामत और निखिल कामत 110 करोड़ रुपए दान देकर इस सूची में सबसे कम उम्र के दानदाता बन गए हैं। तो यहाँ पर ये नाम इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। जेरोधा और के संस्थापक जो है नितिन कामत और निखिल कामत। अक्टूबर 2023 में 9वां G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह जो है आयोजन जो है नई दिल्ली में हुआ है। G20 जो है संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन। और वैसे भी G20 का जितना सम्मेलन हुआ है सब भारत में हुआ है, लेकिन संसद वाला नई दिल्ली में हुआ। तो आप कैसे याद रखेंगे? वैसे भी हमारे सांसद कहाँ बैठते हैं? नई दिल्ली में ही बैठते हैं, संसद भवन में। तो इस तरह से आप याद रख लेंगे। ठीक है। आगे देखिए। और ये दिल्ली में कहाँ हुआ है? वहीं जहाँ सब कुछ हो रहा है। यशोभूमि नई दिल्ली द्वारका में है, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर में। और जो यशोभूमि जो दिल्ली में है ना, ये इसमें 11,000 प्रतिनिधि एक साथ बैठ सकते हैं द्वारका में, इतना बड़ा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसकी अध्यक्षता की है। G20 देशों के अलावा 10 अन्य देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी इसमें भाग लिया है। मिशन लाइफ का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2022 को मोदी जी ने और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा केवड़िया गुजरात में किया गया। अक्टूबर 2023 में गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 की किस धारा के अंतर
गत जो है विधि विरुद्ध जो है संगठन घोषित किया है? तो सही आंसर आपका 3 का 1 हो जाएगा। धारा नंबर 3 के 1 के अंतर्गत किया है 5 अक्टूबर को। ठीक है, पार्टी कौन सी है? जम्मू एवं कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी। इसमें यह बताया गया है कि 1998 से जो है भारत में अलगाववाद तथा आतंकवादी कृत्यों को ये जो है बढ़ावा दे रहा है। वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? 5 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी ने जबलपुर मध्य प्रदेश में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमि पूजन किया। इसकी निर्माण लागत राशि लगभग 100 करोड़ रुपए होगी। ये भी सही है। यह लगभग 31 एकड़ क्षेत्र में विस्तारित होगा। आपका यही गलत है, 31 एकड़ नहीं 21 एकड़ है। इसमें रानी दुर्गावती की 52 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित होगी। ये भी सही है। तो जबलपुर मध्य प्रदेश हो गया। इसके बाद बात करेंगे तो इस परिसर में प्रतिमा के अलावा एक संग्रहालय भी होगा। रानी दुर्गावती वीरता और साहस सहित गोंडवाना क्षेत्र का इतिहास है संग्रहालय में प्रदर्शित होगा। और रानी दुर्गावती जो है 16वीं शताब्दी के मध्य गोंडवाना की शासिका थी। प्रधानमंत्री ने इनके जो है 500वीं जयंती पर डाक टिकट और स्मारक सिक्का भी जारी किया है। 2 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर मध्य प्रदेश में कितनी राशि की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो ग्वालियर एमपी में किए हैं। तो बस आप ऐसे जान लीजिए कि 19,260 करोड़ का जो है परियोजनाओं का इन्होंने शिलान्यास किया है। आगे बात करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बस आप पैसा जान लीजिए, उतना ही आपका इनफ है। आगे देखिए, 2 अक्टूबर 2023 को यूपी के किन 2 शहरों में हर घर सोलर अभियान शुरू किया गया है? तो लखनऊ और वाराणसी। कहाँ? लखनऊ और वाराणसी में जो है शुरू किया गया है। ठीक, अब सुनिए, रूफटॉप संयंत्र है। अभियान के तहत रूफटॉप संयंत्र लगाया जाएगा और यूपी नीडा द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत निर्धारित 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में प्रयास करना है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि 17 से 19 अक्टूबर 2023 के मध्य तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 अहमदाबाद में आयोजित हुआ है। ये गलत है, ये मुंबई में आयोजित हुआ है। तो पहला गलत है। दूसरा, पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। तो देखिए, तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट मुंबई में हुआ है। केंद्रीय पोत परिवहन एवं नौवहन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मोदी जी ने वर्चुअल माध्यम से इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, और इसमें क्या है? इस कार्यक्रम में भारतीय समुद्री नीली अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक मूल योजना ब्लूप्रिंट अमृतकाल विजन 2047 का भी अनावरण किया गया है। इस मूल योजना में बंदरगाह सुविधाओं को बढ़ाने, टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से रणनीतिक पहल की रूपरेखा तैयार की गई है। इसके अलावा बस इतना ही जानना है, इससे अधिक नहीं जानना है। अक्टूबर 2023 में केंद्र सरकार ने इजराइल से भारतीयों की वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू हुआ है? ये ऑपरेशन अजय शुरू हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इजराइल में भारतीय नागरिक फंसे थे। इजराइल और फ़लस्तीन के बीच वर्तमान में युद्ध चल रहा है, उसी के कारण सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है। कुछ और ऑपरेशन बताते हैं जो कि फेमस है। एक ऑपरेशन कावेरी है, जो कि अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किया गया था। और ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए फरवरी 2022 में केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया था यूक्रेन में। ठीक है, 8 अक्टूबर 2023 को देश भर में भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया है। निम्न कथन पे आपको जो है विचार करना है कि इसमें से आपका कौन सा सही है। इस दिवस के अवसर पर भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया गया और प्रयागराज के संगम क्षेत्र में एयर शो का जो है आयोजन किया गया है। ठीक है भाई, अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो देख लीजिए, यही सारा दिया गया है। तो जो प्रयागराज है, इस अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने मध्य वायु कमान, जिसको बमरौली प्रयागराज कहते हैं, भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का उद्घाटन किया है। देखिए, भारतीय वायुसेना की 5 वर्तमान में ऑपरेशनल कमांड है। एक पश्चिमी वायु कमान है नई दिल्ली, एक मध्य वायु कमान है प्रयागराज, एक पूर्व वायु कमान है शिलांग, एक दक्षिणी वायु कमान है जोधपुर और एक दक्षिणी वायु कमान है ये तिरुवनंतपुरम में है। अगला प्रश्न है कि 5 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
जोधपुर राजस्थान में शिलान्यास की गई। ठीक है, और राष्ट्र को समर्पित की गई परियोजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए सारा आंसर आपको यही मिलेगा। मोदी ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। दूसरा जो है जोधपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन की आधारशिला रखी। जोधपुर हवाई अड्डे के जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली नई ट्रेन रुचिड़ा एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई, ये गलत है। जोधपुर से नहीं, जैसलमेर से दिल्ली को जोड़ेगी और मारवाड़ जंक्शन को खम्बली घाट से जोड़ने वाली नई हेरिटेज ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। आगे बात करेंगे। इतने में सारी चीज़ें आपके कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है यहाँ पर देखिए, इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 आपको देखना है। तो देखिए कथन पे विचार करना है। 27 सितंबर 2023 को यूएन जनसंख्या कोष UNFPA भारत ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन के सहयोग से रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2022 में 149 मिलियन लोग 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के हो गए हैं। तो दोनों का दोनों यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए यह रिपोर्ट भारत में वृद्ध व्यक्तियों की जीवन स्थिति और कल्याण की गहन समीक्षा करती है। विश्व स्तर पर 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 1.1 बिलियन लोग पहुंच गए हैं। इस समय दुनिया की टोटल जनसंख्या 7.9 बिलियन है, जो कि उसका 13.9% है, 1.1 बिलियन। अगले 3 दशकों में विश्व भर में वृद्ध जनजातियों की संख्या 2050 तक बढ़कर 2.1 बिलियन हो जाएगी, जो कुल जनसंख्या का लगभग 22% होगी। मतलब बुढ़ापा बढ़ रहा है दिन पर दिन। भारत में वर्ष 2022 में 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के 149 मिलियन व्यक्ति हैं, जो कि देश की जनसंख्या का 10.5% है। लेकिन भारत में वृद्ध व्यक्तियों की संख्या जो है आपका वर्ष 2050 तक 347 मिलियन हो जाएगी, जो कि कुल जनसंख्या का 20.8% रहेगी। अगला है भारत ड्रोन शक्ति 2023 के संबंध में कथन पे आपको विचार करना है। तो देखिए ये जो है 25 से 26 सितंबर 2023 के मध्य इसका आयोजन ग्वालियर नहीं गाजियाबाद में किया गया, हिंडन एयरबेस पे किया गया है, उत्तर प्रदेश में। तो पहला तो गलत है। इस दौरान C-295 परिवहन विमान औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। C-295, तो यहाँ पर आपका केवल 2 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। तो देखिए भारत ड्रोन शक्ति 2023 ये जो है हिंडन जो है गाजियाबाद में है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। वायुसेना स्टेशन है और भारतीय वायुसेना की ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है और इस कार्यक्रम में देश भर से 75 से अधिक ड्रोन स्टार्टअप शामिल हुए। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2023 में शुरू किया गया अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना स्थित कितने एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों में शुरू किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट है 54 किया गया है। कितने? 54। अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम का दूसरा चरण में जो है 54 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में शुरू किया गया है। ठीक है, और ये जो शुरू किया गया है केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय के तहत नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स द्वारा किया गया है। ठीक है, ये राज्य हो गए 54 एकलव्य मॉडल, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अमेजन इंडिया और लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन के सहयोग से किया गया है और यह जो है एडवांस ब्लॉक प्रोग्रामिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। 24 सितंबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना की गई 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संबंध में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही नहीं है। पहला है कि प्रधानमंत्री ने उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, बिल्कुल सही है। दूसरा है हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, ये भी सही है। और तीसरा है पटना दिल्ली वंदे भारत नहीं है, ये पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है, तो इसीलिए तीसरा आपका गलत है। बाकी कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, ये भी सही है। ठीक है, चलिए तो 9 वंदे भारत दिखाया गया जिसके बारे में हमने ऊपर बता ही दिया। ठीक है, और ये जो 9 ट्रेन की जो कनेक्टिविटी हैं 11 राज्यों को जो है जोड़ेंगी। अगला प्रश्न है देखिए सितंबर 2023 में आपको यहाँ पर ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सितंबर 2023 में शुरू किए गए
ट्रैवल फॉर लाइफ के संबंध में कथन पे विचार करना है। 27 सितंबर 2023 को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल फॉर लाइफ का वैश्विक शुभारंभ किया गया। यह मिशन लाइफ के तहत पर्यटन क्षेत्र की ओर लक्षित एक क्षेत्रीय कार्यक्रम है और इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय WNWTO और UNEP के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। तो यहाँ पर सारा का सारा सही है। 1 से 2 बार ध्यान से जरूर पढ़ेंगे, आपके सारे प्रश्न जो है यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू किया गया है ये जो है ट्रैवल फॉर जो लाइफ है, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। 2023 के अवसर पर शुरू किया गया है और जो स्थल था वो भारत मंडपम नई दिल्ली था। क्लियर, आगे बात करेंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न आपका ये है कि 23 सितंबर 2023 को यूपी में लोकार्पित किए गए 16 अटल आवासीय विद्यालयों के संबंध में कौन सा सही नहीं है। सुनिए, 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण मोदी ने किया। यह आवासीय विद्यालय विशेष रूप से कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूरों, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया है। ये भी सही है। प्रत्येक स्कूल 10 से 15 एकड़ क्षेत्र में निर्मित किया जाएगा। ये भी सही है। और इन आवासीय विद्यालयों में प्रत्येक 1500 छात्रों को समायोजित करने का लक्ष्य नहीं, 1000 छात्र हैं। ठीक है भाई, तो ये अटल आवासीय विद्यालय कितने 16 हैं। ठीक है, यूपी में किया गया है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित मजदूर, निर्माण श्रमिकों और अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया गया है। क्लियर, ध्यान रखिएगा। 1000 छात्रों को प्रत्येक विद्यालय में इसको सुनियोजित किया जाएगा और इसका लोकार्पण जो है वाराणसी से हुआ है। ठीक है, और निर्माण इसमें लागत 1115 करोड़ लगभग इसमें आएगा। 49वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 से संबंधित कथन पे विचार करना है। जो है दिया गया है कि 7 से 8 अक्टूबर 2023 के मध्य इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया। गलत है, देहरादून उत्तराखंड में हुआ है। इसका मुख्य विषय जो है अमृतकाल में पुलिसिंग है। ये सही है, यहाँ पर केवल 2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और किसके द्वारा किया गया है? ये पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो एवं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा किया गया है। उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। ये देखिए पूरा जो है लगभग आप इसको जब कवर करेंगे, सबसे अधिक करंट अफेयर आपके जो है नेशनल से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये पिछले 7.5 महीनों का करंट अफेयर है। एक भी प्रश्न इससे बाहर से आना नहीं है। आप कम से कम 2 से 3 से 4 बार जरूर पढ़ें इसे। चलिए आगे बात करते हैं। सितंबर 2023 में उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस का मतलब खुले में शौच मुक्त कवरेज हासिल कर लिया है। इसके बारे में बात करना है। यूपी ने 100% ODF प्लस कवरेज स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत हासिल किया है। तो ये बिल्कुल सही है। राज्य के सभी, देखिए यूपी में कुल जो है 95,967 गाँव हैं, दूसरे चरण के तहत ODF प्लस का दर्जा हासिल किया। और 1 जनवरी 2023 के बाद केवल 9 महीनों की अवधि में राज्य के 80,000 से अधिक गाँव ने ODF प्लस गाँव का दर्जा हासिल किया है। अगला है 95,967 ODF प्लस गाँव में 4,306 गाँव ODF प्लस आदर्श गाँव है। तो 4,306 नहीं है, ये 3,806 गाँव आदर्श प्लस है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी गलत है, बाकी सारा सही है। और सारे ऑप्शन में इसका डिटेल आपको जानकारी भी मिल चुका है। आगे बात करेंगे। देखिए सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायगढ़ छत्तीसगढ़ में लगभग कितनी राशि की रेलवे परियोजनाओं को जो है राष्ट्र को समर्पित किया है? तो 6,350 करोड़ है। चूँकि ये छत्तीसगढ़ का है तो आपको इसको बहुत ज़्यादा नहीं यहाँ पर पढ़ना है, आपको यूपी का आपका एग्जाम है। आगे देखिए, संविधान 128वां संशोधन अधिनियम 2023 में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा महिलाओं के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो देखिए 128वां संविधान संशोधन हुआ है, इसमें 33% जो है सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित किए जाने का इसमें प्रावधान है। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में। ठीक है, 28 सितंबर को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी है। ये महिला आरक्षण अधिनियम 2023 है। अधिनियम सरकार ने इसका नाम रखा है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है,
बाकी यह लागू होगा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर। ध्यान दीजिएगा, सबके लिए नहीं है, जनजाति और जाति के लिए। सितंबर 2023 में ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन जो है मुंबई में हुआ है, जियो वर्ल्ड सेंटर मुंबई में हुआ है। ठीक है, कौन किया है इसको आपको नहीं जानना है। और इसका थीम था ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर रेस्पॉन्सिबल फाइनेंशियल इकोसिस्टम इंक्लूसिव रेजिलिएंट सस्टेनेबल। इतना कुछ आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए ग्लोबल फिनटेक अवार्ड 2023 है, इसमें लीडिंग फिनटेक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अबू धाबी को दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर भावेश गुप्ता को दिया गया है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, भारतीय हैं। ठीक है, ये COO और 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। लीडिंग ये नहीं जो है इंपॉर्टेंट है। और फिनटेक CEO ऑफ द ईयर कैलाश नक को दिया गया है, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो भारतीय है वो इंपॉर्टेंट है, विदेशी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 17 सितंबर 2023 को किस देश में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र के दौरान शांति निकेतन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है? ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका आयोजन जो है सऊदी अरब में हुआ है। ठीक है, 17 सितंबर 2023 को। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कौन कौन शामिल हुआ है देख लीजिए। इसमें जो है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल का तीसरा विश्व धरोहर स्थल बन गया है और भारत का 41वां विश्व धरोहर स्थल बना है शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल के कुल 3 विश्व धरोहर हो गए, दार्जिलिंग, सुंदरबन और शांति निकेतन तीसरा बना है। शांति निकेतन 1863 में रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने एक आश्रम के रूप में शुरू की थी। वर्ष 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे प्राचीन भारत के गुरुकुल सिस्टम में आधारित रेजिडेंशियल स्कूल और आर्ट सेंटर में परिवर्तित किया। 1921 में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गया। विश्व भारती को वर्ष 1951 में केंद्रीय विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। 18वें G20 शिखर सम्मेलन 2023 से संबंधित कथन पे आपको जो है विचार करना है। तो देखिए, पहला दिया है कि 9 से 10 सितंबर 2023 के मध्य इस सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में हुआ, बिल्कुल सही है। इसका जो विषय था वसुधैव कुटुंबकम था, ये भी आपका सही है। और इसमें अफ्रीकी संघ को G20 समूह का अस्थायी सदस्यता मिला है, ये भी सही है। तो इसमें आपके सारे के सारे सही हैं। तो ये देखिए G20 के बारे में यहाँ जो है आपका सब कुछ डिटेल दिया है। भारत में हुआ है, नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान के भारत मंडपम में हुआ था और पहली बार जो है भारत की अध्यक्षता में G20 का आयोजन हुआ है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। भारत के 60 स्थानों पर 200 से ज़्यादा इसकी बैठकें हुई हैं, एक साल बैठक चलता है। इसमें G20 देशों के राष्ट्र प्रमुख जो है भाग लेते हैं। ये सारे देश जो है आमंत्रित देश थे। इसमें देख लीजिए एक नज़र, बांग्लादेश और कोमोरोस, मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। G20 सदस्य देशों में अर्जेंटीना। अब देखिए यहाँ पर हमने इसलिए एक अंडरलाइन किया है, ये पढ़ने से आपको हर प्रदेश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्लियर हो जाएंगे। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज एनासियो लुला दी सिल्वा, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, चीन के PM ली कियांग, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी के चांसलर ओल्फ स्कोल्ज, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किस्दा और इटली के प्रधानमंत्री जार्जिया मेलानी जो है शामिल थी। और आप जान सकते हैं कि जार्जिया मेलानी के साथ कुछ समय पहले प्रधानमंत्री की काफ़ी फ़ोटो जो है वायरल हुई थी। चलिए आगे बात करते हैं। साथ ही साथ G20 में जो है जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा, IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ये सब भी लोग जो है शामिल हुए थे। और 10 सितंबर 2023 को G20 के सभी राष्ट्र प्रमुखों एवं वैश्विक संगठन के प्रमुखों ने राजघाट पर
जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब इसमें देखिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि 55 देश वाले अफ्रीकी संघ को G20 समूह के 21वें सदस्य के रूप में जो है अस्थायी सदस्यता मिल गई है। नई दिल्ली घोषणा पत्र पर सहमति बनी है। भारत से मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे की घोषणा की गई है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की घोषणा की गई है और शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला सिल्वा को सौंप दी है। तो अगला जो है ब्राजील में होगा। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने हेतु किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है? तो ये जो है रामनाथ कोविंद, जो कि इसके पहले देश के राष्ट्रपति थे, इन्हीं की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। ठीक है, देखिए 1967 तक देश में लोकसभा और राज्यसभा के चुनाव एक साथ हुआ करते थे। अब इस समिति में जो है गृह मंत्री अमित शाह, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में पूर्व नेता विपक्ष गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष सी कश्यप, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी भी शामिल हैं। कथन पे आपको फिर से जो है यहाँ पर विचार करना है। देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। हाँ, इसके बारे में विचार करना है हमको। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि 16 अगस्त से 2 सितंबर 2023 के मध्य G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया। G20 फिल्म महोत्सव नई दिल्ली। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की कालजयी कृति पांथेर पंचाली महोत्सव की उद्घाटन फिल्म रही। तो दोनों का दोनों यहाँ पर जो है आपका सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। तो दोनों सही हो गया। G20 फिल्म महोत्सव 2023 नई दिल्ली में हुआ है। किसके द्वारा किया गया है? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और विदेश मंत्रालय के सहयोग से G20 सचिवालय में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए सिनेमा के इसमें प्रसिद्ध अभिनेता विक्टर बनर्जी और भारत के G20 शेरपा इस समय है अमिताभ कांत महोत्सव का शुभारंभ किए हैं। 11 अगस्त 2023 को किसने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2023 को स्वीकृति प्रदान की है? तो राष्ट्रपति ने किया है। राज्यसभा से 7 अगस्त और 3 अगस्त 2023 को लोकसभा राष्ट्रपति की सहमति 11 अगस्त को बनी है। ठीक है, ये जो है विधेयक क्या करता है? नियम बनाने का अधिकार देता है। ठीक है, और इसमें ये सारे लोग शामिल हैं। तो केवल ये ध्यान दीजिएगा कि दिल्ली में इसका जो है इसको मंजूरी दी गई है। अगस्त 2023 में NCERT द्वारा पाठ्यक्रम संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में एक 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया? तो NCERT के पाठ्यक्रम में बदलाव हो रहा है, तो 19 सदस्यीय पैनल का जो गठन किया गया है महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में किया गया है। इसको विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, NCERT के बारे में हमने पीछे बात ही किया है। और ये जो अध्यक्षता में हो रहा है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन चांसलर महेश चंद्र पंत की अध्यक्षता में हुआ है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सारा यहीं क्लियर हो जाएगा। 1 अगस्त 2023 को यूपी मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2023 के प्रारूप को अनुमोदित किया गया। बिल्कुल सही है। इस विधेयक में राज्य में शिक्षकों की भर्ती हेतु उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग गठन किए जाने का प्रावधान है। ये भी सही है। आयोग में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और 12 सदस्य होंगे। ये भी सही है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष तक होगा। ये गलत है। 3 वर्ष होगा या 65 वर्ष, दोनों में जो भी पहले हो जाए। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर हमको डिटेल जानकारी मिल गई। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए अगला प्रश्न, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग जो है बढ़ेंगे। तो देखिए अगला प्रश्न ये है कि जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो देखिए पढ़ते हैं। इस अधिनियम को 11 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। सही है। यह अधिनियम जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम
1969 में संशोधन करता है, तो ये भी सही है। इस विधेयक में जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय डेटाबेस तैयार करने का प्रस्ताव है, ये भी सही है। और आपका इस विधेयक के अनुसार जन्म पंजीकरण के दौरान माता पिता या बालक का आधार नंबर देना आवश्यक नहीं है, यही गलत है। माता पिता का आधार नंबर जो है आवश्यक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। बाकी इसके बारे में आपको कुछ ज़्यादा नहीं जानना है। अगला देखिए, 12 अगस्त 2023 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संविधान आदेश संशोधन अधिनियम 2023 में किस राज्य में महर, महारा, मेहर, महरा समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने का प्रावधान किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ होगा। बस इतना आपको इसके बारे में जानना है। इनको अनुसूचित जात की सूची में शामिल किया जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मिशन अमृत सरोवर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ लीजिए, सारा क्लियर ऑप्शन के माध्यम से हो जाएगा। अगस्त 2023 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मिशन के प्रगति के विषय में जानकारी दी, बिल्कुल सही है। यह मिशन 20 अप्रैल 2021 को शुरू किया गया था, यह ऑप्शन गलत है। 24 अप्रैल 2022 को शुरू किया गया था। इस मिशन के तहत अगस्त 2023 तक पहचाने गए 1,12,277 अमृत सरोवरों में से 81,425 अमृत सरोवरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है, ये भी सही है। और इस मिशन के तहत कई राज्यों ने प्रति जिले में 75 अमृत सरोवरों के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में सराहनीय प्रगति की है, तो ये भी सही है। तो बस इतना इसके बारे में जानना था, इससे अधिक आपको नहीं जानना है। ये अमृत सरोवर है। आगे देखिए, अगस्त 2023 में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन भोपाल में हुआ है। कहाँ हुआ है? भोपाल में हुआ है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा, इससे ज़्यादा आपको यहाँ पर नहीं जानना है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2023 में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन ये गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, ठीक है। और भारत जो है इसकी अध्यक्षता कर रहा था, सब कुछ आपने देखा ही है। इसका जो मुख्य विषय है महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक अस्थायी, समावेशी और न्याय संगत वैश्विक आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है, ठीक है। और उद्घाटन इसका जो है एम्पावर का केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने किया है। अगले प्रश्न की बात करेंगे कि अगस्त 2023 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग स्कैनर को लॉन्च किया। यह स्कैनर जैव विविधता प्रौद्योगिकी विभाग के राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के अंतर्गत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है वॉक्सेल ग्रिड्स इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो है विकसित किया गया है और इसके शुभारंभ करता है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। नई दिल्ली में है। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित अगली पीढ़ी का MRI स्कैनर है, ठीक है। अगला देखिए, अगस्त 2023 में PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी। तो 508 रेलवे स्टेशन का फिर से विकास होगा, जिसमें आपको यूपी का जो है कितने अमृत स्टेशन के रूप में यूपी का चयन किया गया है। तो यूपी के 55 जो है इसमें रेलवे स्टेशन चयन किए गए हैं, जिनका जो है पुनः जो है पुनरुद्धार होगा। तो ये 55 याद ध्यान रखिएगा यूपी का, ये इंपॉर्टेंट है, इससे अधिक आपको नहीं जानना है। इसमें सारे जो है शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो यूपी का 55, राजस्थान का 55 है। अगला चलते हैं, चलचित्र संशोधन अधिनियम, इसको आप पढ़ेंगे, सारा आंसर यहीं पर मिल जाएगा। चलचित्र पिक्चर देखते होंगे, वही है अधिनियम। आइए पिक्चर दिखाते हैं। 31 जुलाई 2023 को यह लोकसभा द्वारा पारित किया गया, बिल्कुल सही है। यह चलचित्र अधिनियम 1954 में संशोधन करता है, गलत है। पहले जो चलचित्र अधिनियम आया था 1952 में आया था, न कि 54 में। इस अधिनियम में पायरेसी की श्रेणी में आने वाली फिल्मों की अनधिकृत रिकॉर्डिंग तथा उनके प्रदर्शन पर रोक लगाने का प्रावधान है, ये भी सही है। और अधिनियम में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के प्रमाण पत्रों की सर्वकालिक वैधता हेतु अधिनियम में केवल 10 वर्षों के लिए प्रमाण पत्र की वैधता पर प्रतिबंध हटाए जाने का प्रावधान किया गया है। तो ध्यान दीजिए, दूसरा आपका गलत है। 2023 संशोधन आया है और 1952 के स्थान जो है लेगा, इसके पहले 1952 में आया था, ठीक है। चलचित्र संशोधन अधिनियम। आगे चलते हैं। अगस्त 2023 में प्रधानमंत्री गति शक्ति के अंतर्गत 53वीं राष्ट्रीय योजना समूह की बैठक हुई। इस बैठक में कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला है 9 अगस्त 2023 को दिल्ली में आयोजित हुई है, तो ये जो है बिल्कुल सही है।
और आगे दूसरा देख लेते हैं। दूसरा दिया है कि इस बैठक की अध्यक्षता लॉजिस्टिक उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के विशेष सचिव सुमिता डावरा ने की। ये भी सही है। बैठक में 6 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया जो है, ये भी सही है। और इन 6 परियोजनाओं में से 3 पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय से और 3 सड़क परिवहन। तो ये पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय नहीं है, इसमें 3 जो है रेल मंत्रालय से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। बाकी 53वां राष्ट्रीय योजना समूह के बारे में सब सही है। आगे बात करते हैं। 2 अगस्त 2023 को किस राज्य में अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल एप्लीकेशन और लकड़ी आधारित उद्योग पंजीकरण वेब पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? तो ये असम में किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। असम के मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन किए हैं, हिमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। और इसमें इसका जो पहला लक्ष्य था 17 सितंबर 2023 को एक दिन में विभिन्न क्षेत्रों के व्यक्तियों द्वारा राज्य भर में कुल 1 करोड़ व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पौधे लगाने का जो है इसमें उद्देश्य है और हरित आवरण का विस्तार करना है। अगला प्रश्न है कि 11 अगस्त 2023 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट ODOP, आप जानते हैं एक राज्य में एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए उसको GI टैग दिया जाता है। तो इसका जो है ODOP वाल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये चरणजीत सिंह ने किया है ODOP वाल का। और ये चरणजीत सिंह जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार में ग्रामीण आजीविका के अपर सचिव चरणजीत सिंह हैं। ठीक है, और ODOP के माध्यम से प्रत्येक जो है जिले का एक ब्रांड निर्धारित करके पूरे दुनिया में उसको जो है प्रसार और प्रचार करना। अगस्त 2023 में असम मंत्रिमंडल द्वारा 4 नए जिलों और 81 उप जिलों के गठन को मंजूरी दी गई है। 4 नए जिलों में किसका नाम नहीं है? तो होजाई भी है, बिश्वनाथ भी है, बजाली भी है, ये कार्बी आंगलोंग नहीं है, ये तामुलपुर है। चौथा जिला कौन सा है? तामुलपुर। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, एनएफ है इतना। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी के स्मारक के संबंध में आपको कौन सा सही नहीं है बताना है। तो देखिए 12 अगस्त 2023 को PM मोदी ने इस स्मारक की आधारशिला सागर मध्य प्रदेश में रखी, बिल्कुल सही है। इस स्मारक में 15,000 गाँव नहीं 2,000 गाँव, इसलिए गलत है। एवं 200 नदियों नहीं 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। देख लीजिए भाई, संत शिरोमणि गुरुदेव श्री रविदास जी का स्मारक मध्य प्रदेश के सागर में, इसमें 2000 गांवों और 300 नदियों की मिट्टी का उपयोग किया जाएगा। कितनी बड़ी बात है। इस स्मारक का निर्माण 11.25 एकड़ से अधिक क्षेत्र में किया जाएगा। आगे बात करते हैं। इस स्मारक की निर्माण लागत 100 करोड़ रुपए से अधिक होगी। तो बस इतना ही इसके बारे में जानना था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना के विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये जो परियोजना है इसी ऑप्शन में आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। 27 जुलाई 2023 को मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना का शुभारंभ जो है अमित शाह ने किया है। दूसरा, यह परियोजना आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत शुरू की गई है। तो ये भी सही है। इस परियोजना को संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के समन्वय से शुरू किया गया, ये भी सही है। और इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के 7.5 लाख गाँवों का सांस्कृतिक मानचित्रण करना है। ये गलत है, 6.5 लाख गाँवों को करना है, इसलिए डी वाला यहाँ पर आपका गलत है। अगले प्रश्न की बात करेंगे। राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक जो है के संबंध में आपको बताना है। तो ऑप्शन हम लोग एक पढ़ेंगे, ऑप्शन में ही यहाँ पर आंसर है। 21 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित किया गया। इस विधेयक में प्रदेश के सभी शहर और ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की रोजगार गारंटी प्रदान करने का प्रावधान है। बस इतना आपको ध्यान रखना है कि 125 दिन की रोजगार गारंटी और राज्य में वृद्धजन, दिव्यांग, विधवाओं एवं एकल महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये की पेंशन गारंटी प्रदान की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में प्रति वर्ष स्वतः जो है 10% की वृद्धि होगी। ये 10 नहीं है 15% होगा, इसीलिए गलत है। 125 दिन की गारंटी और यहाँ पर 1,000 रुपये पेंशन की गारंटी, बस इससे अधिक आपको नहीं जानना है। अगला, जुलाई 2023 में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 जो है ये कहाँ आयोजित हुआ है? तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2023 नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। वही भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ है।
ठीक है, इससे अधिक आपको इसमें नहीं जानना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है, देखिए नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की आधिकारिक हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की आधिकारिक यात्रा से संबंधित निम्न कथन पर विचार करना है। तो देखिए यहाँ पर वह 13 से 14 जुलाई को फ्रांस की यात्रा पर गए, बिल्कुल सही है। ये जो है भारत फ्रांस की जो है 20वीं वर्षगांठ के अवसर पर यात्रा की है, नहीं 25वां, भारत फ्रांस के बीच रणनीतिक भागीदार का 25वां वर्ष है। और यहाँ पर फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर से मोदी जी को सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है भाई, मोदी जी फ्रांस भी घूमने गए थे। आगे देखिए, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं, ठीक है, और प्रधानमंत्री की 6वीं फ्रांस यात्रा है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर क्या है, वहाँ की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न से मुलाकात किए हैं, फ्रांस के सीनेट के अध्यक्ष जेरार्ड लॉसर से मुलाकात किए हैं, और फ्रांस की प्रसिद्ध योग शिक्षिका चार्लोट चोपिन से ही जो है यहाँ पर क्या किए हैं, मुलाकात किए हैं। और फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी मिला है। जो फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस होता है, जिसको जो है वेस्टिल दिवस कहा जाता है, वहाँ पर भी इनको जो है मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। दक्षिण एशिया का पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल किस देश में स्थापित किया गया है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत में स्थापित किया गया है। पहला रीजनल सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइकल किस देश में? भारत में। ठीक है, और इसके लिए समझौता 26 जुलाई को हुआ है। समझौता पर हस्ताक्षर जो है भारतीय वन्य जीव ट्रस्ट और IUCN SSC ने किया है। और यह दक्षिण एशिया का पहला और विश्व का 10वां और दक्षिण एशिया में पहली तरह का ये होगा। अगला देखिए, जो है उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का संबंध जो है शिक्षा से है। इसके बारे में देख लीजिए, यहाँ पर आपको बात करना है। तो उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन ऐप का संबंध शिक्षा से है, ये बिल्कुल सही है। इस योजना का उद्घाटन राष्ट्रीय नीति 2020 की 3री वर्षगांठ पर किया गया, ये भी सही है। और उल्लास का पूरा नाम है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, और एप्लीकेशन का नाम उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम है। सारा का सारा सही है, इतना ही आपको इसके बारे में जानना था। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला देखिए, उल्लास के बारे में दिया गया, फुल फॉर्म आपने देख ही दिया है, और इसका स्लोगन है जन जन साक्षर, बुनियादी साक्षरता तक सार्वभौमिक पहुंच को बढ़ावा देना, और उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन है। ठीक है, आगे देखिए, जुलाई 2023 में किसकी अध्यक्षता में अन्य पिछड़े वर्गों के उपवर्गीकरण मूल्यांकन हेतु गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी है? तो ये न्यायमूर्ति जी रोहड़ी, किसके आयोग में? न्यायमूर्ति जी रोहड़ी को याद रखिएगा। ठीक है, और ये जो है दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश भी रह चुकी हैं। आगे बात करेंगे, जो जुलाई 2023 में पीएम मोदी द्वारा सीकर राजस्थान में शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित विभिन्न विकास परियोजनाओं के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो एक बार इसको पढ़ेंगे। पीएम मोदी ने 1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि को राष्ट्र को समर्पित किया, ये बिल्कुल सही है। उन्होंने सल्फर के साथ लेपित यूरिया की एक नई किस्म यूरिया यस लॉन्च किया है, यस नहीं गोल्ड लॉन्च किया है, इसीलिए यहाँ पर आपका जो है बी गलत है। प्रधानमंत्री ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, सही है, और 7 मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया है, ये भी सही है। तो बस इतना आपको पढ़ना है, इससे अधिक आपको इसमें नहीं पढ़ना है, ना ही आपके एग्जाम में इससे अधिक पूछा जाएगा। और अगला यहाँ पर प्रश्न है कि जून 2023 को ओडिशा के बालासोर में एक रेलवे दुर्घटना हो गया था, और ये कहाँ पर हुआ था? इसमें जो है बहुत ये इस सदी का सबसे बड़ा दुर्घटना कहा जाएगा, ये बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन पर हुआ है। जो भीषण रेल दुर्घटना हुआ था, ये हावड़ा बंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस और कोरोमंडल एक्सप्रेस के मध्य में हुआ था। बाहानागा रेलवे स्टेशन, ये खड़गपुर लाइन पर रेलवे का स्टेशन जो उड़ीसा के बालासोर में है, इसमें 290 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी और 1100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक आपका हादसा था। तो इस तरह से आपका जो है पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है कवर हो गया है। इसको 2 से 3 बार जरूर देखें। यहाँ से आपके कोई भी एग्जाम हो गए, कम से कम 10 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आगे इसका जो और पार्ट है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उसको अपलोड करें या ना करें। आपकी अगर भारी डिमांड होगी तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा।
पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।